नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको इस अफसानवी मजमूए का आखिरी अफसाना सुना रहा हूँ। कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमूए मुसर्रत का आखिरी अफसाना सुना रहा हूँ। इस अफसाने का उन्वान है आलूचे। जी हाँ, आलूचे। जगमोहन 25 साल के बाद पहलगाम वापस आया था। इन 25 सालों में दुनिया कितनी बदल गई थी, वो खुद कितना बदल गया था। पहले वो दिन में सिर्फ एक बार शेव बनाता था, अब उसे 2 बार शेव करने की जरूरत महसूस होती थी। अपने कपड़ों के बारे में वो पहले कितना बेपरवाह था। उसे याद है पहली बार जब वो पहलगाम आया था, आज से 25 साल पहले, तो सिर्फ एक कमीज और पतलून में घूमा करता था। उसकी चौड़ी पेशानी और फराख सीने को देखकर औरतें कैसे शर्म से गर्दन झुका लिया करती थीं। अब वो सीना अंदर धंस चुका था, वो गाल पिचक कर रह गए थे। उसकी पेशानी पर कितनी ही गहरी सिलवटें नमूदार हो चुकी थीं। उसे अब अपने छिद्रे छिद्रे बालों की सफ़ेदी को छुपाने के लिए खिजाब की ज़रूरत महसूस होती थी। अब वो सिर्फ कमीज़ और पतलून में नहीं घूम सकता था, कोट, पतलून, वास्केट और टाई लगा के घूमता था, ताकि कोई उसके मुतअद्दिद और मुतअद्दी अमराज के शिकार जिस्म की बदनुमाई से आगाह ना हो सके। 25 साल पहले उसके जिस्म से सेहत, जवानी और तंदुरुस्ती की महक आती थी। अब उसे खुशबुओं का सहारा लेना पड़ता था। वो खुद कितना बूढ़ा हो गया था, लेकिन ये पहलगाम कितना जवान था, उतना ही हसीन और खूबरू जितना आज से 25 साल पहले उसने देखा था। इसी पहलगाम की खूबसूरत वादी थी, वही उसका सीमाब सिफत लद्दर का दरिया था। उसका चमकता हुआ शफाफ पानी जगह जगह से कैसा नीला था, जैसे किसी ने उसमें आसमान घोल दिया हो। जगह जगह पर कैसा गहरा सब्ज हो जाता था, जैसे चीड़ के झूमरों ने अपना सारा रस उसमें उतार दिया हो। जगह जगह पर कैसे उसकी लहरें किसी छोटे प्यारे अलबेले से सब स्काई में बलबूस पत्थर के गिर्द घूमती थीं, जैसे गोपियां कथक नाच में कृष्ण के गिर्द नाचती हैं। मशरकी पहाड़ों पर देवदार और ब्याड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त अपनी आंखों में सदियों का वकार लिए सूरज की तरफ तक रहे थे, और उनकी फैली हुई सब्ज बाहों ने जंगल में चारों तरफ से रोशनी को अपनी आगोश में ले लिया था। सूरज की किरणें दूर ऊपर से आई थीं, और अब ब्याड़, देवदार और चेर के दरख्तों के छतनारों में घर की औरतों की तरह काम कर रही थी। हर पत्ता किरण का घर था, रोशनी ने साया बनाया था। जंगल में चारों तरफ खामोशी थी और चारों तरफ साया था। सिर्फ कहीं कहीं पर घने जंगलों में जहां आसमान नजर आता था, वहां से सूरज की लाखों किरणें दरख्तों से बचकर यूं जमीन की तरफ भागती, जैसे रोशनी का आबशार गिर रहा हो। आह, ये पहलगाम कितना खूबसूरत है, सब्ज सुनहरी गुनूदगी में लिपटा हुआ। ख्वाब आगी, हर लम्हा बनफ्शे के फूल की तरह हंसता हुआ। हर सांस महबूब के लम्स की तरह महकता हुआ। ये तो मेरा वही पुराना 25 बरस पहले वाला हुस्न और दिलकश पहलगाम है। माफ कीजिएगा, ये तो मेरा वही पुराना 25 बरस पहले वाला हसीन और दिलकश पहलगाम है।
इन 25 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है, वो खुद कितना बदल गया है, लेकिन ये पहलगाम नहीं बदला। वही उसका हुस्न है, वही उसकी दिलरुबाई है, वही उसकी दिलकशी है और दिल आवेजी और कजादाई है। जगमोहन ने सोचा ये कितना अच्छा है कि इंसान बदल जाता है, लेकिन पहलगाम नहीं बदलता, अपनी खूबसूरती समोए हुए उसी तरह कायम दुआयम रहता है। जगमोहन ने अपने जहन के उफक पर, माफ कीजिएगा, जगमोहन ने अपने जहन के उफक पर से पिछले 25 सालों की यादों पर एक निगाह डाली और उसकी नज़र के सामने पहली जंग अजीम और दूसरे जंग अजीम की कब्रें और सलीबें उभरती चली आईं। इन कब्रों के पस मंज़र में उसके कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं। पहले कपड़े की एक मिल थी, पहली जंग अजीम में 2 हुई, दूसरी जंग अजीम में 4 हुई। कितनी लाखों कब्रों के बाद कारखाने की एक चिमनी बनती। उससे अपना यूरोप का सफर याद आया। पेरिस के कायबा खाने, रोम की गलियों में घूमती हुई वो लातीनी हसीनाएं, बर्लिन के उस रेस्तरां में हर मेज पर एक टेलीफोन, हर टेलीफोन का कनेक्शन एक तवाइफ से। टेलीफोन कीजिए, लड़की बुला लीजिए। जगमोहन ने सारी दुनिया देखी थी। शंघाई के कैबरे, रायोडी जीन्स और बोनस आयरिस के बोने वादियों में, माफ कीजिएगा, शंघाई के काबरे, रायो डी जेनरो और बोनस आयरिस के बौने वादियों में नारियल की तरह लंबी और महकती हुई स्पेनी गीतों की तरह हिजान अफरोज औरतें, उम्दा शराब, खूबसूरत रक्स और ऊपर नारियल के पेड़ पर चांद किसी बुरी हसीना के बालों में नटेला की तरह लटका हुआ। हाय, ये दुनिया कितनी हसीन थी। इन 25 सालों में जगमोहन ने जी भर के ऐश किए थे, दिल खोल के अपना जिस्म और अपना रुपया खर्च किया था। ये ठीक है, उसका रुपया घिसा ना था, लेकिन उसका जिस्म घिस गया था। उसने बढ़ती हुई मजदूरी और बढ़ते हुए इनकम टैक्स के बावजूद 1000 बेईमानियों से अपने बैंक बैलेंस को बरकरार रखा था। कभी छांटी से, कभी कटौती से, कभी हिसाब किताब की हेरा फेरी से, कभी तरह तरह की बेईमानियों से उसने अपने रुपए को घिसने ना दिया। लेकिन अब उसका जिस्म घिस चुका था। अब वो उसे भी इंजेक्शनों, टॉनिक की गोलियों से और 1000 तरह की मसनूई कोशिशों से बरकरार रखने की कोशिश में था। ये कोशिशें भी उसके जिस्म से एक तरह बेईमानी से कम न थी। उसे इसका एहसास था कि हर हेजान अफरी दवा उसकी ताकत को बिलाखिर कम करती है। जैसे मजदूरों से हर तरह की बेईमानी बिलाखिर उसकी ताकत को ख़त्म करती है, लेकिन जब तक वो जीता है वो क्यों अपने रुपए से और इस जिस्म से जी भर के लज्जत न हासिल करे। मरने के बाद जन्नत तो सिर्फ गरीबों को मिलती है। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। जिस कोहना दीवार के तने से वो टेक लगाए बैठा था, उसका सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे नीचे ढलवान की सड़क पर चलती हुई फलों की टोकरी उठाए एक कश्मीरी हसीना नजर आ रही थी। उसने दुनिया में हर तरह की खूबसूरत औरत देखी थी। लातीनी क्वार्टर्स में गोया सफेद क्वार्टर्स के तरशे हुए शफाफ बर्फाब से, लातीनी क्वार्टर्स में गोया सफेद लातीनी क्वार्टर्स में गोया सफेद क्वार्टर्स के
तरसे हुए शफाफ बर्फाब से जिस्म, इस्तांबुल के कहवा खानों में नाचती हुई तुर्की हूरें, हर निगाह से शैंपेन छलकाती हुई संदलें, हर निगाह से शैंपेन छलकाती हुई संदली फूलों में मलबूस नीम उरियां, हवाई दोशीसाएं, अपने रंग और खून में दो बर्रे आजमों की खूबसूरती समेटे सीप के मोती की तरह हसीन, तरह तरह की खूबसूरती उसने देखी थी। लेकिन कश्मीरी हुस्न का जवाब नहीं, कश्मीरी हुस्न का जवाब नहीं। ऐसा हुस्न जो कवल की तरह सबीह और गुलाब की तरह सुर्ख हो, जो चांदनी की तरह शर्माए और सूरज की किरणों की तरह मुस्कुराए। कश्मीर की आंखें तो जो कभी तो झील की तरह खामोश, पुरसुकून और पुरअसरार मालूम हो, और कभी झरने की तरह खिलखिला कर दिल का सारा राज कह दें। कश्मीर का सीना कभी तो बर्फ की तरह ठंडा और खामोश, जैसे मासियत उसे छू तक नहीं गई, और कभी यूं दहकता हुआ शोला जैसे जंगल में आग लग गई हो। इतने नशेब व फराज को समेटने वाला हुस्न उसने कश्मीर के सिवा कहीं ना देखा था। इसीलिए तो पहलगाम की कशिश उसे इतने सालों बाद फिर खींच के ले आई थी। फलों की टोकरी उठाए हुए ढलवान सड़क पर से गुजरती हुई कश्मीरी हसीना को देखकर उसे आज से 25 साल पहले का एक वाकया याद आया। एक दिन वो पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने वाली सड़क पर टहल रहा था। टहलता दूर निकल गया। दोपहर की धूप खुशगवार थी, और जब कभी चलते चलते धूप की तमाज़त से उसके गाल तमतमा उठते तो हवा के बर्फीले झोंके उसके गालों से मस होके गर्मी को यूं उड़ा ले जाते जैसे मुसव्विर का ब्रश तस्वीर से जायद रंग को गायब कर देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक गीत गुनगुनाने लगा। यकायक यहां से उसे एक लड़की नजर आई जो फलों की टोकरी सर पर रखे पहलगाम की तरफ जा रही थी। लड़की उसके करीब आई, करीब आके मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराया। लड़की ने फलों की टोकरी झुकाई, वो भी झुका। खुबानियां मीठी हैं? उसने पूछा। देख लो। वो उस लड़की की गहरी आंखों में खो गया। लड़की ने खुबानी टोकरी में से उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, बिल्कुल पक्की और तैयार हैं। इनकी रंगत देखो, सुनहरी, बेदाग। वो उस लड़की के हाथों की गुलाबी बेदाग जिल्द की नरमी पर गौर करने लगा। बहुत सस्ती हैं, 2 रुपए की टोकरी है, टोकरी ले लो। उसने अपनी जेब से रेशमी रुमाल निकाला, उसे जमीन पर फैला दिया। उसमें चुन चुन कर 2 दर्जन के करीब खुबानियां रखी। लड़की को 8 आने दिए। लड़की ने हैरत और मुसर्रत से उसकी तरफ देखकर कहा, ये 8 आने तो बहुत ज्यादा हैं, और ले लो। उसने खुबानियों की तरफ इशारा करके कहा, फिर ले लेंगे, तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने पीछे की तरफ इशारा करके कहा, सड़क के उस मोड़ के ऊपर मेरा घर है। ये खुबानियां मेरे घर के ही पेड़ों की हैं। हमारे यहाँ खुबानियों के 4 पेड़ हैं। कभी हम तुम्हारे घर आएंगे, अपने सामने पेड़ों पर से खुबानियां उतरवा के खाएंगे। आओ ना। लड़की खिलखिला के हंस पड़ी। लड़की टोकरी उठाने को थी कि जगमोहन ने हाथ बढ़ाकर टोकरी उसके सर पर रख दी। दोनों के हाथ एक दूसरे से मस हुए। उस एक लम्हे के लम्स में सदियों की जवानी गुनगुना उठी।
जब से दुनिया बनी थी, जब से शोला भड़का था, जब से दिल धड़का था, जब से आंसू टपका था, कितने ही लाखों करोड़ों बरस की तख्लीक उसी एक लम्हे में आकर तड़प के बेकरार हो गई। जगमोहन की सांस जोर जोर से चलने लगी, लेकिन उसने बहुत जब्त से काम लिया और घूमकर आगे चला गया। वो चंदनवाड़ी की तरफ, वो पहलगाम की तरफ। अगले मोड़ पर जाकर उसने लड़की का घर देख लिया, खूबानी के 4 पेड़ों वाला घर। घर के एक तरफ छोटा सा टीला था जिस पर नरगिस के फूलों के तख्ते खिले हुए थे। अब वो एक घर कैसे भूल सकता था। उसके बाद वो लड़की उसे कई बार मिली, कई बार उसने उससे खूबानियां भी खरीदी, लेकिन हर बार वो उससे बहुत कम खूबानियां लेता था और पैसे ज़्यादा देता था। एक बार उसने पहलगाम के बाजार में से एक खूबसूरत कश्मीरी रुमाल खरीदा। उसमें किशमिश, अखरोट, बादाम रखे, उनके ऊपर 10 रुपए का नोट रखा और रुमाल को अच्छी तरह से बांधकर उसने एक हाथू को अपने साथ लिया और उसे सड़क के मोड़ पर खुबानी के 4 पेड़ों वाला घर दिखा के कहा, वो लड़की किसी काम को जब भी उस घर से बाहर निकले, ये रुमाल उसके हाथ में दे देना, फिर वो जो कुछ तुमसे कहे मुझे आके बता देना। उसके बाद जगमोहन अपने खेमे को लौट गया और हाथू का इंतजार करने लगा। बहुत देर के बाद हाथू वापस आया। वो रेशमी रुमाल उसके हाथ में था और उसी तरह भरा हुआ था। जगमोहन का दिल धक से रह गया। हाथू जोर से उसे झुलाते हुए आ रहा था और वो गीत गा रहा था जिसमें जब खिज़ां आती है तो चिनार के पत्ते महबूब के रुखसारों की तरह शोला रू हो जाते हैं। कमबख्त, जगमोहन ने अपने दिल में झुंझला के कहा। उसने रुमाल वापस कर दिया है और ये साला गा रहा है। उसने रुमाल वापस कर दिया है और ये साला गा रहा है। हाथू ने खेमे के अंदर आके वो भरा हुआ रेशमी रुमाल जगमोहन के सामने रख दिया। जगमोहन कांपते हुए हाथों से उस रुमाल की गिरहें खोलने लगा। रुमाल के अंदर ना 10 रुपए का नोट था, ना अखरोट थे, ना बादाम। नरगिस के फूल ही फूल थे। हाथू ने मुस्कुरा के कहा, साहब बख्शिश। खुबानी के 4 पेड़ों वाले घर में, खुबानी के 4 पेड़ों वाले घर में वो रात कितनी हसीन थी, कितनी प्यारी माफ कीजिए। खुबानी के 4 पेड़ों वाले घर में वो रात कितनी हसीन थी, कितनी प्यारी, गुदार, मीठी और मेहरबान थी। उस रात के तस्वुर ही से जगमोहन के दिल का कोना कोना उस वक्त खुमार आलूद मुसर्रफ से लबरेज हो गया। वो तेज तेज कदमों से नीचे सड़क से गुजरती फलों की टोकरी उठाए हुए औरत की तरफ चला गया। औरत ने अपने फलों वाली टोकरी झुकाई। जगमोहन भी झुका। टोकरी में मिस्री आलूचे थे। मीठे हैं? जगमोहन ने पूछा। चख के देख लो। चख लूं? जगमोहन ने मानी खैर निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा। और कश्मीरी औरत के रुखसार ताज़ा सेब से ज़्यादा सुर्ख हो गए। और फिर कानों में चांदी की बालियां झमक झमक गईं। हाँ, वो कमज़ोर आवाज़ में बोली। उसके साथ 7-8 साल का एक लड़का भी था। वो उसे कहने लगी, साहब के कालूचा दो। ये तुम्हारा लड़का है? हाँ। औरत का हाथ बेख्तियार लड़के के सर पर गया। उसका नाम क्या है? कादिर। वो बड़े फख्र से बोली। कादिर जगमोहन की तरफ देख के बहुत बेखौफी से मुस्कुराया। जगमोहन ने एक आलूचा चखा। फिर उसने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला। उसमें से थोड़े से आलूचे ले लिए। 1 रुपया औरत को दे दिया और 8 आने बच्चे को दिए। ये किस लिए?
बच्चा है, मिठाई खाएगा? हाँ, कादिर ने कहा, मैं मिठाई खाऊंगा। और उसने अठन्नी जेब में डाल ली। सुनहरी बालों का एक लच्छा उड़कर औरत के रुखसार पर आ रहा। उसने अपने बालों की लट को पीछे घुमाते हुए कहा, जरा ये टोकरी उठवा दो साहब। जगमोहन के हाथ उस औरत के हाथ से मिले और जगमोहन को आज से 25 बरस पहले का खुबानी के 4 पेड़ों वाला घर याद आया। लेकिन उस याद के बावजूद उसकी रगों में वो गर्मी, वो गीत, वो इर्तियाश न पैदा हुआ जो आज से 25 बरस पहले उसके रगों में झंझनाया था। उस लम्स और इस लम्स के बीच में सैकड़ों औरतों की उंगलियां खड़ी थी जो अपने हाथों में पाउंड, डॉलर, फ्रैंक और न मालूम क्या क्या साथ लिए गुलामों की मंडी में अपना सब कुछ बेच रही थी, भावताव कर रही थी। और भावताव सब कुछ होने के बाद भावताव ही रहता है, गीत कभी नहीं बन सकता। जगमोहन ने ताजराना अंदाज में उस औरत को सर से पांव तक देखा, जांचा, सोचा ये कितने में बिकेगी। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और आलूचे खाता हुआ सड़क पर चल दिया। वो धीरे धीरे उस औरत से दूर, लेकिन उस औरत को निगाह में रखे हुए चलता रहा। कभी कभी वो औरत भी घूमकर देख लेती कि उसका पीछा कर रहा है। उसने किसी से कुछ न कहा। शाम होते होते वो औरत अपनी मिस्री आलूचों की टोकरी बेचकर घर लौट गई। नदी के पुल के उस पार घाटी पर एक दिलकुशा कुंज में घिरा हुआ लकड़ी के नातराशीदा कुंदों का बना हुआ उसका छोटा सा घर था, जिसमें फूलों की बेलें जमीन से उठकर छत तक चली गई थी। जगमोहन देर तक उन फूलों की तरफ देखता रहा, फिर लौट आया। उसके बाद कई बार जगमोहन को वो औरत मिली। कई बार उसने उससे मिस्री आलूचे खरीदे, औरत को आलूचों के दाम दे दिए, कादिर को मिठाई के लिए पैसे दिए। कादिर जगमोहन से बहुत मानूस हो गया। एक दिन जगमोहन ने बाजार से एक खूबसूरत कश्मीरी रुमाल खरीदा। उसमें कशमिश, बादाम और अखरोट रखे। उसके ऊपर 10 रुपए का नोट रख दिया और रुमाल में गिरह लगाकर उसे कादिर के हवाले कर दिया और उससे कहा, अपनी माँ को दे देना और जो बात वो कहे वो मुझे मेरे खेमे में आके बता देना। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। सूरज लद्दर के उस पार पहाड़ों में गुरूब हो रहा था। जब कादिर उसके पास वापस खेमे में पहुंचा, इतने में जगमोहन ने शेव बना ली थी, अपने जिस्म में खुशबू लगा ली थी, खुश खुश बैठा था। कादिर रुमाल को झुलाते हुए आ रहा था। रुमाल भरा हुआ था। जगमोहन की निगाहों में फूल ही फूल खिलते गए। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कश्मीर की दुल्हन अपनी सैकड़ों नरगिसी आंखों से शर्मा कर उसकी तरफ देख रही है। कादिर खेमे के अंदर आके भरा हुआ रुमाल कादिर ने खेमे के अंदर आके भरा हुआ रुमाल जगमोहन के सामने रख दिया। जगमोहन ने कांपते हुए हाथों से रुमाल खोला। रुमाल में किशमिश न थी, अखरोट भी नहीं थे, बादाम भी नहीं थे। एक फटा पुराना घिसा हुआ जूता था जिसमें उसका 10 रुपए का नोट रखा था। जगमोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने वो फटा हुआ जूता खींच कर उसके मुंह पर मारा हो। गुस्से से उसके गाल तमा गए। उसने झुंझला के कादिर से पूछा, ये क्या है? जवाब में कादिर मुस्कुराया, फिर जरा सा हंसा
फिर जोर से हंसा, फिर भागता हुआ और हंसता हुआ ढलवान से नीचे दौड़ता गया। दूर तक जगमोहन के कानों में उसकी हंसी की आवाज आती रही, नए कश्मीर की हंसी। तो कृष्णचंद्र के इस मजमूए मुस्तरद के सारे अफसाने पूरे हुए आज। अब कोशिश में हूं कि उनके और मजमूए भी मिल जाएं, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने कुछ कॉपीराइट का ऐसा प्रॉब्लम बना रखा है कि कोई भी पब्लिशर वो मजमूए शाये नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनकी एक कहानी आखिरी बस, जो मुझे बहुत पसंद है, बावजूद 1000 कोशिशों के मुझे कहीं नहीं मिल पा रही है। ये कहानी हमारे निसाब में, किताब, स्कूली किताब में 10वीं में थी। कहानी दिल पे नक्श है। वो अफसाना जैसे ही मुझे मिलेगा कहीं आपको जरूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब। मुझे नहीं मालूम कितने लोग यहां तक पहुंचते हैं जो मेरा आदाब सुनते हैं। किसी रोज कोई शायद बताए कि आदाब के जवाब में आदाब लिख दिया जाए।